हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विज्ञान विषय की श्रृंखला इसमें कंटिन्यू है और विज्ञान विषय की श्रृंखला के क्रम में आज 2019 के पेपर का ये पार्ट 1 है। इसके पहले हम 2015, 2016, 2017 और 2018 के पेपर की सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से भी जाकर के उन सारे पेपर्स को आप देख सकते हैं। कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, इसके लिए 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कंटिन्यू है। उसी के क्रम में आज 2019 NMMS एग्ज़ाम 2019 पेपर का आज व्याख्यात्मक हल है। अगर हम 2019 के पेपर की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो मानव नेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। इस चीज़ को भी हमें मेंशन करना है, पीत बिंदु रेटिना पर बनता है और रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। और इस प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है? इस प्रतिबिंब का नेचर की अगर हम बात करें तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। यानी कि जितने आकार की वस्तु होगी उस आकार से काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमें वस्तु तो छोटी नहीं दिखाई देती है और वस्तु उल्टा भी नहीं दिखाई देता है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रतिबिंब हमें सीधा दिखता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखता है? इसके लिए जिम्मेदार क्या है? प्रकाश सिराएं होती हैं। जैसे ही मानव नेत्र के रेटिना के पीत बिंदु पर कोई भी इमेज बनती है किसी वस्तु का, उसकी सूचना प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को देती हैं और मस्तिष्क तुरंत उस वस्तु को बड़ा और सीधा करके यानी एक्चुअल कंडीशन में हमें दिखा देता है या हमें अनुभव करा देता है। तो इस तरह से जो है मानव नेत्र से संबंधित ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगर कोई व्यक्ति मानव अपना नेत्र दान करता हो, यानी कि नेत्र को वो डोनेट कर रहा है, तो उसमें आँख के किस भाग को वह दान देता है या नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो कार्निया भाग का दान दिया जाता है। यानी कि कोई भी मानव अगर वो नेत्र को दान दिया है तो वह आँख के किस भाग को दान देगा? कार्निया को देगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल लेंस से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित 2015 से लेकर के और जब तक एग्ज़ाम हुए यानी कि 2021-22 तक हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है। अब इसके लिए हम पूरा आपको विधिवत बता देते हैं कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मैं आज सारा जिक्र यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। आजीवन आपको नहीं भूलेगा, बस केवल आप ध्यान से इस वीडियोस को देख लीजिए। देखते ही आप आंसर कर देंगे। जैसे अगर हम बात करें, ये तो लेंस है तो हम पहले अवतल लेंस की ही बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो ध्यान से देखिए, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस से जैसे कोई भी वस्तु अगर कहीं भी रखी जाए, ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती है, ठीक है। और ये लगता क्या है कि ये फोकस से होके जा रही है और एक प्रकाश की किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से चूंकि ये जा रही है इसलिए दोनों यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहीं से लंब डाल दीजिए तो इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है A', B', छोटा सा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बना। और ये जो प्रतिबिंब है इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, तो प्रतिबिंब छोटा हो गया। और कैसा बन गया? सीधा बन गया। छोटा है, सीधा है। तो ये दो बातें आप ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा है और सीधा है। और हर सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। हर सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चूंकि प्रतिबिंब सीधा है इसलिए ये आभासी ही होगा। अब बस इतनी सी बात केवल आपसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब का नेचर क्या है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और आभासी हो जाएगा। बाकी अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें कुल 6 स्थिति हैं।
इसमें कुल कितनी स्थितियाँ आएंगी? कुल 6 स्थिति आएंगी। और इन 6 स्थिति में 6 स्थितियों को हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको आप ध्यान से देखिए। पहले हम 5 स्थिति को आपको बताते हैं। 5 स्थिति को जानने के लिए बस केवल 3 से 4 मिनट आप समय दीजिए। पूरी स्थितियां आपके जबान पे रहेंगी और आजीवन आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इन 5 स्थिति को। यहां पे वस्तु है और इसका प्रतिबिंब है। अब पहले 5 स्थिति का हम जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम 6ठे स्थिति का जिक्र करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पे हो, ध्यान से देखें, एक स्थिति बन गई अनंत पे है और ये फोकस है, इसे हम F1 कहेंगे और ये F2 हो जाएगा और ये अनंत है। अगर कोई वस्तु अनंत पे है, पहली स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति ये है, या इसे हम 2F1 कह सकते हैं, जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है तो ये हो जाएगा 2F1। दूसरी स्थिति ये हो गई कि अनंत और 2F1 के बीच में कोई वस्तु हो। पहली स्थिति क्या है? वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या है? वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो, यानी कि अनंत और 2F1 के बीच में हो। तीसरी स्थिति ये हो जाएगी कि वस्तु कहाँ पे हो? 2F1 पर हो, 2F1 पर हो। चौथी स्थिति क्या हो जाएगी? 2F1 और F1 के बीच में हो, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में हो। पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु खुद फोकस पे हो। वस्तु कहाँ पे हो? F1 पर हो। तो इस तरह से 5 स्थिति, पहले इन 5 को डिस्कस कर लेते हैं। जो 6वीं स्थिति होगी, ऑब्वियसली ये प्रकाशिक केंद्र है तो कोई वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आएगा। 6ठी स्थिति को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान है 6ठी स्थिति, लेकिन उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हमें 5 स्थिति, क्योंकि इन 5 का नेचर लगभग सेम है। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो ये दूसरी तरफ बनता है। अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो F2 पर बनेगा। कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। इसका मतलब ये हुआ, अनंत को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा? F2 से रिप्लेस कर दीजिएगा, यानी अनंत को रिप्लेस करना है F2 से। अब आप ध्यान से देखें, अगर कोई वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में है तो ध्यान से देखना है, 2F1 को रिप्लेस करना है 2F2 से, यहाँ 2F2 आ जाएगा। 2F1 को किससे रिप्लेस करना है? 2F2 से। अनंत को रिप्लेस करना है F2 से। आपका काम बन गया। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अनंत को किससे रिप्लेस करना है? अनंत को रिप्लेस करना है F2 से और F2 को रिप्लेस करना है अनंत से। 2F1 को किससे रिप्लेस करना है? 2F1 को रिप्लेस करना है 2F2 से। आपका काम हो गया। अब देखिए, जहां पे वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब F2 पर आ गया। हमने क्या बताया? अनंत को रिप्लेस करना है F2 से, तो प्रतिबिंब F2 पर। अब अगर वस्तु अनंत और 2F1 पर है तो अनंत को किससे रिप्लेस करना है? F2 से रिप्लेस करना है। और 2F1 को किससे रिप्लेस करना है? 2F2 से रिप्लेस करना है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी है। 2F1 की जगह पर 2F2, अनंत की जगह पर F2। अगर वस्तु 2F1 पर है तो 2F1 को किससे रिप्लेस करना है? 2F2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कहीं आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल यही 2 बातें आपको याद रखना है। और आपको बस केवल ये याद रखना है कि स्थितियां कितनी बनती हैं। तो उत्तल लेंस में कुल 6 स्थिति बनती है और अवतल लेंस में केवल 1 स्थिति बनती है। ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 3 स्थिति आपको बता दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि चौथी स्थिति आप खुद ट्राई करें। कैसे बनता है आप पहले सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। आप जरा इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है कि ये 2F1 और F1 के बीच में है। चौथी स्थिति क्या है? 2F1 और F1 के बीच में है। तो 2F1 को किससे रिप्लेस करना चाहिए? आप हमें बताएं। 2F1 को किससे रिप्लेस करना चाहिए? 2F2 से रिप्लेस करना चाहिए। तो 2F1 की जगह पर हो जाएगा 2F2 और F1 आ गया ना। तो F1 का मतलब ये हुआ कि जब भी फोकस आ जाए, इसका मतलब होता है कि उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे? अनंत से रिप्लेस करेंगे। तो 2F1 और अनंत के बीच में बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। तो F1 को किससे रिप्लेस करेंगे? अनंत से रिप्लेस कर देंगे। तो 2F1 और अनंत के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु F1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ध्यान से देखें, अनंत को F2 से रिप्लेस करेंगे और F1 को किससे रिप्लेस करेंगे?
F1 को भी हम अनंत से रिप्लेस कर देंगे। बस इतना सा केवल आपको समझना है कि कोई वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अब आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कोई वस्तु F1 पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। 2F1 और F1 के बीच में है तो 2F1 को 2F2 और F1 को किससे रिप्लेस कर देंगे? अनंत से रिप्लेस कर देंगे। कितना आसान है इन पांचों स्थितियों को समझना, बहुत ही आसान है। अब आप ऐसे समझें कि जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब F2 पर बना था, तो उसका नेचर क्या है? सबका आपको नेचर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ें ठीक है हम इसको याद कर लिए या टेबल को समझ लिए, लेकिन इससे हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस स्थिति का नेचर क्या होगा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। इन सारे पहलुओं को समझने के लिए आइए ध्यान दीजिए, बस केवल थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब वस्तु फोकस पर बनता है तो ये अत्यंत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, और यहां पर वस्तु जो है छोटा बनता है। और जब वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बराबर बनेगा, और यहां पर इस स्थिति में बड़ा बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? अत्यंत बड़ा बनता है। अब आप समझिए कि पहले केस में अत्यंत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, अत्यंत बड़ा, यानी इसको भी लिखना आसान हो गया। और इन सभी केस में प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, एकदम इसको नोट कर लीजिए, हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इन सारे केस में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, और हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो है ना आसान? यानी 5 स्थिति को समझना बेहद आसान है, कुछ नहीं है, एकदम आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम आते हैं छठवीं स्थिति में। अगर हम छठी स्थिति की बात करें तो छठी स्थिति क्या हो सकती है कि जब वस्तु F1 और O के बीच में आ जाए, तो F1 और O के बीच में आ जाए तो हम इन सब को हटा देते हैं। अब हम इसके नेचर को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखें, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहां से जाएगी? ये फोकस से होके चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो दोनों किरणें यहाँ फैल रही हैं। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे मानव नेत्र बनाएं, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगेगा, पहली चीज़ तो ये दोनों किरणें कभी मिलेंगी नहीं, चूंकि ये फैल रही हैं। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें कहीं से आ रही हैं। तो ये जहाँ से भी आ रही होंगी वहीं से लंब डाल देंगे। ऐसा लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, और यहीं से क्या करिए, ऐसे लंब डाल दीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ से लंब डालेंगे तो ये वस्तु AB है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A' B'। इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? देखिए, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ये स्थिति कब होती है? जैसे आप जो लेंस लेते हैं और जो ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस मिल जाता है, या ऐसा लेंस जो हम हैंडल, जिसमें हैंडल बना होता है, और हम चीज़ों को देखते हैं तो वो बड़ा होता है। इसका मतलब जानते हैं हम लोग क्या करते हैं? उस स्थिति में हम वस्तु को, यानी कि जो अक्षर हमें पढ़ना होता है, उसको इस लेंस के फोकस के बीच में लाते हैं। यानी कि लेंस और फोकस के बीच में हम उस अक्षर को लाते हैं, तो वो अक्षर बड़ी हमें दिखाई देती है। यानी कि छठी स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट स्थिति है। तो उत्तल लेंस की जो छठी स्थिति है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बना है ये हमें बताएं। प्रतिबिंब इस वस्तु से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? तो ऑब्वियसली प्रतिबिंब बड़ा है। प्रतिबिंब क्या है? बड़ा है। और अगर प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, और दूसरा आपको ये भी दिख रहा होगा कि वस्तु AB है और प्रतिबिंब A' B' है, तो प्रतिबिंब सीधा भी दिख रहा होगा। तो प्रतिबिंब बड़ा है और सीधा है, और अगर प्रतिबिंब बड़ा है, सीधा है, तो हर सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। तो बड़ा, सीधा, आभासी, ये इसका नेचर हो गया। किसका? उत्तल लेंस की छठी स्थिति का। उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति। छठवीं स्थिति में वस्तु कहाँ रहता है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रहता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। कितना आसान है। आप हैंडल वाला जो लेंस होता है, उसी से आप देखिए, जो अक्षर हम लोग देखते हैं वो अक्षर बड़ी दिखती है और सीधा भी दिखती है।
यानी वहीं से आप कंपेयर कर लीजिए कि हमें अक्षर बड़ा दिखता है, सीधा दिखता है, और हर सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो बस इसका नेचर आप वहीं से लिख सकते हैं, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो चीज़ें व्यवहार में हैं वही चीज़ें NMMS एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये 2023 का क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें से अगर बनता है तो आप टेबल देख करके तुरंत बता देंगे कि वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु फोकस पर 2f1 पर तो प्रतिबिंब 2f1 पर, जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चाहे तो आप इसे आसानी से इसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और आजीवन नहीं भूलेगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। और पढ़ते भी इसी तरह से हैं कि ताकि आप कभी ना भूलें। अगर आपकी पढ़ाई इस तरह की हो रही है तो आप बेहतर यानी कि सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसे जरूर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं दर्पण का। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं दर्पण। ध्यान से देखें, सेम चीज जो है दर्पण के केस में भी होता है। अगर हम बात करें दर्पण की तो दर्पण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। दर्पण एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में सेम वही केस होती है जो उत्तल लेंस के केस में हुआ था। अब आप ध्यान से देखें, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो स्थिति ये बनती है। इसे कहते हैं ध्रुव, इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। तो जितना ये फोकस होता है उतनी ही दूरी पर यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। फोकस जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है, यानी कि आधा इधर हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर कोई वस्तु अनंत पे है, यहाँ पे देखिए पहली केस, ये कौन सी केस हो गई, पहली केस। दूसरी केस अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि मुख्य अक्ष पे वस्तु आ गई है। तीसरी केस जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी केस जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी केस क्या हो जाएगी, जब वस्तु फोकस पर हो। और छठी केस क्या हो जाएगी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। इसको ध्रुव कहते हैं। एक छठी केस ये हो जाएगी, और हम छठी केस को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन 5 केस को देख लीजिए और कंपेयर करिए उत्तल लेंस की 5 केस से। इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, और अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आजीवन नहीं आपको भूलेगा, और आप कंपेयर भी कर लेंगे। मेन चीज़ इसमें यही है कि क्या आप कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जब आप कंपेयर करके चीज़ों को पढ़ते हैं, कहीं से कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप लंबे समय तक उसे याद रख पाते हैं। और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको लंबे समय तक याद रहे। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और कोशिश करें सीखने की। अगर आप सीख जाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब हम इसमें भी सेम वही चार्ट बनाते हैं, ध्यान से देखें, कहीं कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ठीक है। अब वस्तु जब अनंत पे है, ध्यान से देखिए, अगर वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब यहाँ पे अनंत को किससे रिप्लेस किया जाएगा, फोकस से रिप्लेस किया जाएगा। और वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस किया जाएगा, वक्रता केंद्र से ही रिप्लेस किया जाएगा। जैसे वहां पे क्या था 2f1, जो काम 2f1 का है वही काम वक्रता केंद्र का है यहाँ पे। तो वहां पे वस्तु 2f1 पे थी तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता था। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो यही बनेगा। ठीक है। और अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। पहले इन 3 चीज को देखिए, पहले 3 स्थिति समझ लीजिए, बाकी 2 स्थिति को हम लोग बाद में देखेंगे। जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पर, एकदम यहीं पे छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। हम इसको रेड से दिखा दे रहे हैं, ये प्रतिबिंब बन गया। अगर कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे है तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है और वही बनता है, वक्रता केंद्र पे बनता है। और अगर कोई वस्तु फोकस पर है, ये फोकस है, अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा।
अनंत पर बनेगा और अत्यंत बड़ा बनेगा। 3 स्थिति आपको अगर समझ में आ गई हो तो इनके बीच में एक स्थिति बन जाएगी और इसके बीच में एक स्थिति बन जाएगी। अब इसके बीच में क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक स्थिति बन गई। और सुनिए इसके बीच में क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस, एक स्थिति यहां बन गई। अब इसका नेचर हम लोग चेक कर लेते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु बना हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये चीज आपको बताना है कि अगर कोई वस्तु कहां पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। आप बताएं, अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत को रिप्लेस करेंगे किससे, अनंत को रिप्लेस करेंगे फोकस से, और वक्रता केंद्र को रिप्लेस किससे करते हैं, वक्रता केंद्र से ही करते हैं। अब अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस करेंगे, वक्रता केंद्र से। फोकस को किससे रिप्लेस करेंगे, अनंत से रिप्लेस करेंगे। अब आप यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे 5 स्थिति कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5, यानी अवतल लेंस की 5 स्थिति को मैंने डिस्कस कर दिया। बस इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि अनंत और अनंत पे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम इसके नेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम इसके नेचर को डिस्कस करें तो ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी वस्तु होती है जब कोई वस्तु अनंत पे होती है और उसका प्रतिबिंब देखिए बिंदुदार बनेगा, छोटा सा बनेगा, यानी कि अत्यंत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा। तो पहले केस में क्या हो गया, अत्यंत छोटा, और अत्यंत छोटा। दूसरी केस में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है, यानी कि छोटा, ये भी छोटा होगा, वस्तु के कंपैरिजन में छोटा होगा। तीसरी केस में जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, तो यहाँ बराबर बनेगा। चौथी केस में बड़ा बनेगा और 5वीं केस में अत्यंत बड़ा। अब आप इसको याद चाहें तो आप इसे ऐसे समझ भी सकते हैं, पहले सबसे छोटा होता है, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 5 केस आप डिस्कस कर चुके हैं, और इन 5 केस में जो भी प्रतिबिंब होगा वो सब उल्टा होता है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। उल्टा वास्तविक, आप इसका नेचर को ऐसे बताएंगे, वास्तविक उल्टा। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, और अत्यंत छोटा फोकस पर बनेगा। कंप्लीट। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा अनंत पर बनेगा। फोकस पे है तो अनंत पे, अनंत पे है तो फोकस पे, ठीक है ना। और उसका नेचर आप आसानी से लिखते चले जाएंगे, और यहीं से आप कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत को रिप्लेस कर देंगे फोकस से, और वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप सोचे भी नहीं होंगे कि बिना डायग्राम के आप इसको तैयार कर लेंगे, तो बिना डायग्राम के भी आप इसको सीख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे, आजीवन याद रहेगा। ये चार्ट तो आप कभी भी बना सकते हैं। आप एक बार इसको, इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप आजीवन आपको भूलेगा ही नहीं। कभी भी आप इस डायग्राम को बना करके इससे संबंधित क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है 5 स्थिति कंप्लीट हो गई। अब हम अगर छठी स्थिति की बात करें तो छठी स्थिति क्या है, छठी स्थिति यही बनेगी कि वस्तु जो है, 5 स्थिति हो चुका है, वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाएगी। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाएगी तो इसको ध्यान से देखें, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस से जाती है। ये चीज नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती हैं, तो ये फोकस से होके चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र के सीध में होगा, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र के सीध में गई होगी, ये जैसे गई होगी उसी तरह से टकरा करके वापस आ गई होगी। ये देखिए, ये दोनों किरणें फैल रही हैं ऐसे, और जब ये दोनों किरणें फैल रही हैं और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे, देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये किरणें कहीं से आ रही हैं, और जहाँ से आ रही होंगी ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश, ये आभासी प्रतिबिंब है। ये कैसा प्रतिबिंब हो गया,
वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे, ये छोटी वस्तु है और इसका बड़ा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब हो गया? आभासी हो गया, सीधा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। तो छठी स्थिति का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? आभासी। पहली बात तो ये सीधा है तो आभासी होगा ही, और वस्तु से देखने में ही बड़ा लग रहा है। तो ये इमेज कभी आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आपको ये इमेज थोड़ा बहुत भी धुंधला धुंधला भी याद रहेगा तो भी आप ये बोल देंगे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब था, वस्तु सीधा था और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। ये स्थिति कब होती है? सैलून में जब आप बैठते हैं बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, या सैलून में आप जैसे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वह व्यक्ति जो है जहाँ पे वो चेयर लगा होता है, एक बड़ा सा दर्पण रहता है, वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। जो चेयर होती है वो फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो आप अपने पीछे आप देखते होंगे कि बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा बनता है, क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो कितना मतलब सटीक आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अच्छे सैलून में जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, ताकि आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे। इस वजह से इसका प्रयोग सैलून में भी इस दर्पण का किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो बीच में उभरा, उत्तल दर्पण जो है इस पे जो कलई किया गया रहता है, ध्यान से देखें, कलई वाला जो भाग होता है वो उभरा हुआ सतह पर कलई किया जाता है। सॉरी, जो दबा हुआ सतह होता है उस पर कलई किया जाता है, और जो उभरा हुआ सतह होता है वो परावर्तक होता है उत्तल दर्पण के केस में। और यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में क्या था? ये उभरा हुआ भाग था, उस पर कलई किया हुआ है, और जो दबा हुआ भाग है ये परावर्तक है। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी और इधर परावर्तित हो जाएगी। और उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होता है, दबे हुए भाग पे कलई होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। तो ये तो हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आप ध्यान से देखें कि उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है। देखिए, ये है उत्तल दर्पण। आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी परावर्तक तल होता है उसे हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। परावर्तक तल हमेशा, क्योंकि किरणें हमेशा बाएं तरफ से डाली जाती हैं। तो यहाँ पे ये ध्रुव है और यहाँ पे इसका क्या है? फोकस है, और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उधर है, इधर एक ही स्थिति बनेगी, वस्तु कहीं पे भी रखा जाए, अनंत तक आप बिल्कुल फ्री हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसके पहले क्या था? यहाँ पे फोकस था, ठीक है, वक्रता केंद्र था, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में 5-6 स्थिति बन गई थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक स्थिति बनने वाला है उत्तल दर्पण में, वो वस्तु को कहीं भी रखा जाए, चाहे जहाँ रखा जाए। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है, चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही हैं। ठीक, और एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाती है वो जैसे गई और वैसे ही वापस लौट जाएगी, और ये लगेगा कहाँ से आ रही है? प्रकाशिक केंद्र से। दोनों यहाँ पे मिलेंगे, यहीं से ऐसे लंबवत डाल दीजिए, ये हो जाएगा A', B', ये वस्तु AB हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, ये वस्तु एक्चुअल वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या बन गया? छोटा सा बन गया, छोटा प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A', छोटा प्रतिबिंब है और सीधा है। बस यही तो नेचर है इसका कि प्रतिबिंब कैसा बन गया? प्रतिबिंब इसका सीधा, ये A', B' प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा बन गया? सीधा है, छोटा है। और कोई भी सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। बस ये 3 बात आपको बोलना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ये वाहन के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, तो ये वाहन में प्रयोग होता है। अब देखिए, अगर पीछे से कोई बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है और आप क्या है बाइक से जा रहे हैं और उसमें दर्पण लगा है, तो एक पीछे अगर ट्रक भी आ रहा होगा तो उसका भी छोटा सा प्रतिबिंब आपके आईने में बन जाएगा। तो वहां पे जो आईना लगा होता है वो कौन सा आईना होता है? वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि बड़ी वस्तु का भी छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु बड़ी है, इसका छोटा सा प्रतिबिंब बन गया, वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा।
तो इसलिए आपके आईने में जो वाहन के बगल में है, आप वाहन कोई भी यूज कर सकते हैं, जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि वाहन में जो साइड मिरर है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वहां पे उत्तल दर्पण होता है। तो कितना आसान है उत्तल दर्पण को समझना, ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसमें एक टर्म और आप समझ लीजिए, आवर्धन कभी कभी पूछता है। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा होता है, वस्तु हमेशा बड़ी होती है, तो आवर्धन जो है <1 हो जाएगा। अवतल दर्पण के केस में क्या होता है, अवतल दर्पण के केस में आवर्धन 1 से कम भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप निर्धारित करेंगे। अगर दर्पण जो है समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। एक और दर्पण होता है समतल दर्पण, इसमें भी हम थोड़ा सा जिक्र कर दें। समतल दर्पण, अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण ऐसे होता है, एकदम सीधा होता है, ये वक्र नहीं होगा, और कोई भी प्रकाश की किरण जो है आएगी, और ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि बाएं तरफ रखा जाए, तो यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आएगी ऐसे निकल जाएगी। समतल दर्पण के केस में, समतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर होता है। और अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे अगर कोई व्यक्ति हो और अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, तो समतल दर्पण जो यूज करेगा अपनी लंबाई का वो आधा यूज करेगा, तो उसका पूरा प्रतिबिंब जो है उसमें दिखाई दे देगा। ये क्वेश्चन कई बार NMMS एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या रखनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है, अगर 5 फीट का कोई व्यक्ति है तो दर्पण 2.5 फीट का रखेगा, यानी अपनी लंबाई का आधा लंबाई अगर वो यूज करता है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। और दर्पण के सामने अगर आप दौड़ते हैं तो प्रतिबिंब भी आपकी तरफ दौड़ता नजर आएगा। तो अगर आपका वेग जो है u वेग है, तो आपका जो प्रतिबिंब दौड़ के आपके पास आएगा, ऐसा प्रतीत होगा कि आपका दुगना वेग से वो आ रहा है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो दर्पण से संबंधित हैं, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। एक एक पॉइंट, एक एक बात हमारी जितनी भी है उसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, दर्पण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसको देखा जाए। चलिए हम लोग को क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, ध्यान से देखें। निम्न में द्वितीयक सेल क्या है, तो द्वितीयक सेल की अगर हम बात करें तो सीसा संचायक सेल जो होता है वो द्वितीयक सेल होता है। कोई भी संचायक सेल अगर है तो वो द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, ध्यान से देखें। द्वितीयक सेल जो है इसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, यानी कि दोबारा चार्ज करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और प्राथमिक सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल जो होता है एक बार केवल उसे चार्ज किया जाता है, दोबारा उसे चार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, ये सब जो हैं प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। द्वितीयक सेल, सीसा संचायक सेल जो होता है वो द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। द्वितीयक सेल जो है वो रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, और रासायनिक ऊर्जा में बदला नहीं बल्कि संचित किया जाता है। इसमें सीसा संचायक सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जाता है, और जब विद्युत नहीं रहती है तो फिर जो है उसी ऊर्जा का हम प्रयोग कर लेते हैं। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। उसमें क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेते हैं और हमारी मोबाइल कंटिन्यू चलती रहती है। एक बार चार्ज कर लेते हैं तो दिन भर चल जाता है, फिर जब डिस्चार्ज होने लगती है तो फिर चार्ज कर लेते हैं। तो जिसे बार बार चार्ज किया जा सके या दोबारा चार्ज करके यूज में लाया जा सके वो द्वितीयक सेल है। दोबारा चार्ज करके यूज में आएगा द्वितीयक सेल हो जाएगा, नहीं यूज में आएगा तो प्राथमिक सेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी सब प्राथमिक सेल हो जाएंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ml पानी का जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन सीधे सीधे टू द पॉइंट पूछ लेता है। और 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होगा वो लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 ml 1 ग्राम, और 1 लीटर जो पानी होता है, शुद्ध 1 लीटर पानी, वो 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल है। तो अब मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल इस
इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं कि 1 किलोवाट घंटा इसी को 1 यूनिट कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 3.6 × 10⁻6 होता है। तो कह रहा कि यहाँ पे x है तो x का क्या मान होगा, तो x का मान 6 हो जाएगा। आप इसके पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 2018 आई थिंक या 2017 में मैं इसको पूरा डिटेल बताया हूँ। आप पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम के भी क्वेश्चंस को लगा लेंगे। यानी कि एक साथ आप दो फायदे आपको मिल जाएगा। एग्जाम के क्वेश्चंस भी जो पूछे गए हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है चुंबक में चुंबकत्व तो क्या होता है। अगर कोई चुंबक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये चुंबक है तो इसमें अगर हम चुंबकत्व की बात करें तो बीच में इसमें चुंबकत्व तो शून्य होता है, ठीक बीच में शून्य, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसका जो चुंबकत्व होता है वो किनारों पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम इस चुंबक को काट दें, बीच से काट दें, तो ये नॉर्थ वाला भाग और ये साउथ वाला भाग, तो क्या ये नॉर्थ वाला भाग अलग हो जाएगा, साउथ वाला भाग अलग हो जाएगा? जरा इस पे आप विचार करें कि क्या अगर हम चुंबक को, चूंकि इसमें चुंबक के बीच में जो चुंबकीय शक्ति होती है वो शून्य होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चुंबकीय शक्ति शून्य होती है तो इसको अगर हम बीच से काट दें तो नॉर्थ वाला भाग अलग हो जाना चाहिए, साउथ वाला भाग अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अगर हम 2 भाग में बांटेंगे तो इसमें भी ये भाग साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और किनारे साउथ हो जाएगा। इसके भी बीच में क्या होगा, चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो शून्य हो जाएगा। आप समझ में आ गया। और अगर हम इसको 2 भाग में बांटें तो जितने भाग में आप बांटेंगे हर खंड में एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, यहाँ तक कि जब आप अंतिम कण को काटेंगे उसमें भी एक नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है चुंबक के केस में आप हमेशा सतर्क रहिए, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर साल इससे क्वेश्चन पूछ लेता है किसी न किसी रूप में कि चुंबक को 2 भाग में बांट दें तो क्या दोनों पोल अलग अलग हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं, हर भाग में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो जो है कईयों बार क्वेश्चन पूछा है, नवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उन पेपर्स को उठा करके देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको इसके पहले दे दिए हैं। तो अनवीकरणीय मतलब होता है नष्ट होने वाला, यानी कि जो खत्म हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम दोनों, तो दोनों खत्म होने वाली चीजें हैं, दोनों अनवीकरणीय हो गई। सूर्य, पवन यानी कि हवा, बहता हुआ जल, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक है। यदि द्रव की गहराई बढ़ती जाए तो द्रव का दाब क्या होगा, गहराई के साथ साथ द्रव दाब बढ़ता जाता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी आप ध्यान दीजिएगा कि आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था, इस पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज में मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर भी दूंगा। लेकिन आप ये जानिए कि द्रव की गहराई के साथ साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। उष्मा का सुचालक क्या होता है, उष्मा का सुचालक क्या होगा, लोहा होगा, कापर होगा, ठीक है ना, ये सब उष्मा के सुचालक हैं। एल्युमिनियम हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ये सब उष्मा के सुचालक हैं। उष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब उष्मा के कुचालक हो जाएंगे। तो इस तरह से 2019 पेपर के जो फिजिक्स पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है तथा बेल आइकन को प्रेस भी आपको करना है, ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन आए आपको जरूर प्राप्त हो जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।